हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने क्लास 9th का सेल वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। आपको पिछले लेक्चर में ओस्मोसिस तक करवा दिया गया था। आज हम बात करेंगे हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें एक चीज़ समझना होगा। जैसे कि हमने ये कोई बिकर रखा हुआ है और इसके बीच में हमने सेल रख दिया, तो जो बिकर के अंदर जो हम सॉल्यूशन डालेंगे वो एक अलग सॉल्यूशन है और जो सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है वो एक अलग सॉल्यूशन है। अब समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोटोनिक की। हाइपो मतलब कम, तो फिर मतलब क्या है। मान लो कि ये बिकर है, बिकर के अंदर ये सेल रखा हुआ है, तो अगर सेल के चारों ओर का मीडियम उसकी वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन वो कम है, मतलब जो आपके बाहर का मीडियम है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सेल है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो आपको जब मैंने ओस्मोसिस में बताया था, तो वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो मतलब इस बिकर के अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो बिकर से और सेल के अंदर मूव करेगा, जिसके कारण सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, जिसके कारण उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हम क्या कहेंगे, सेल स्वेल कर जाएगा। और ये होता है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक को याद रखना है। हाइपोटोनिक मतलब जिस मीडियम के अंदर सेल रखा हुआ है उसकी जो है उसके अंदर वाटर ज़्यादा है और सोल्ट कम है, मतलब वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और क्योंकि हमें ओस्मोसिस में पता है कि वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करेगा, इसी कारण मीडियम के अंदर क्योंकि वाटर ज़्यादा है सेल के अंदर कम है, इसी कारण मीडियम से और सेल की तरफ वाटर जाएगा, जिसके कारण वो जो सेल वो स्वेल हो जाएगा। तो ये होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के कारण क्या होती है, सेल की स्वेलिंग होती है। अब देखते हैं आइसोटोनिक। आइसो मतलब सेम, तो मतलब जिस मीडियम के अंदर सेल रखा हुआ है उस मीडियम का और जो सेल है उसका दोनों को वाटर कंसंट्रेशन सेम है। देखो लिखा हुआ, मीडियम हैज़ एग्जैक्टली सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मतलब जिस मीडियम में है उसके बिल्कुल सेम है सेल का, जिसके कारण कोई भी क्या होगा, नेट मूवमेंट वाटर का रहेगा जीरो, और जो सेल का साइज है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ना ही वो श्रिंक करेगा ना ही वो स्वेल करेगा। अब हम बात करते हैं हाइपरटोनिक। हाइपर नाम से लग रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो मतलब जो मीडियम है, मान लो कि ये कोई बीकर है, बीकर के अंदर सेल है, तो बीकर के अंदर जो हमने सॉल्यूशन डाला हुआ है उसके अंदर पानी कम है लेकिन सोल्ट ज़्यादा है, मतलब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। इसके अंदर वाटर कंसंट्रेशन कम है। अब यहाँ कम है तो सेल के अंदर ज़्यादा है। तो आपको पता है ओस्मोसिस के कारण वाटर कहाँ से कहाँ मूव करता है, तो सेल से और मीडियम के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर की। इस मीडियम के अंदर जो बीकर के अंदर रखा हुआ है सॉल्यूशन, इसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई टू लो, तो फ्रॉम सेल टू द मीडियम, जिसके कारण वाटर का लॉस हो जाएगा सेल से। वाटर का लॉस होने के कारण क्या हो जाएगा, सेल के अंदर वो श्रिंक हो जाएगा। वाटर क्रॉस द सेल इन बोथ डायरेक्शन, मोर वाटर लीव करेगा सेल देन, इसलिए वाटर, मान लो सेल का साइज पहले ऐसा था तो वो थोड़ा छोटा होकर श्रिंक हो जाएगा, तो इसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। तो इसमें हमने जाना सबसे पहले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक। हाइपो मतलब कम, मतलब उसके अंदर जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर सोल्ट की कंसंट्रेशन कम है। सोल्ट की कम है तो मतलब वाटर की रहेगी ज़्यादा, तो बाहर वाटर की ज़्यादा है, सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ जाएगा सेल में। दूसरा हमने जाना आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब दोनों जगह सेम है, यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है, तो सेल का साइज सेम रहेगा। हाइपर का मतलब जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मतलब वहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और सेल के अंदर वाटर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर जो है सेल से और मीडियम के अंदर जाएगा, जिसके कारण सेल का साइज कम हो जाएगा, जिसको कहते हैं श्रिंकेज। सेल जो है श्रिंक हो जाएगा, और इसी को हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस आपके प्लांट सेल के केस में। अगला जो टॉपिक है वो आपका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कोई भी सेल है, सेल के बाहर के आउटर मेम्ब्रेन को हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर जो भी कुछ भी प्रेजेंट रहेगा उसको हम कहते हैं
प्रोटोप्लाज्म, क्या कहेंगे हम, प्रोटोप्लाज्म। तो अब क्या कहते हैं, आपको लिखा हुआ है देखो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मतलब जो सेल की बाहर की कवरिंग है, जो कि इसके अंदर जो भी कुछ प्रेजेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। और क्या करती है ये, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो बाहर से कोई भी इसके अंदर जो कोई भी मॉलिक्यूल एंटर होगा उसको रोकेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, इसको इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और क्रॉस करना पड़ेगा तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके भेजती है। इट ऑल्सो, देखो लिखा हुआ इधर, it also prevents movement of some other materials. The cell membrane is called as selectively permeable. selectively permeable मतलब सेलेक्ट करके ही अंदर भेजेगी, जिस मॉलिक्यूल की ज़रूरत है वही अंदर जाएगा, सेलेक्ट करेगी फिर ही अंदर जाएगा सेल के, तो इसको हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमेबल। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस चीज़ से बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हम कहते हैं लिपिड और प्रोटीन। लिपिड कौन से होते हैं, तो हम कहेंगे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की मिलके बनी होती है। जैसे दो लेयर होती हैं, इनके दो लेयर होते हैं फॉस्फोलिपिड्स की, तो ये जो है ना इससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। फ्लेक्सिबल मतलब इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो उसको मैंने कहा प्लाज्मा किससे बनी हुई है मेम्ब्रेन, लिपिड और प्रोटीन से। तो फ्लेक्सिबल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है, जो वहाँ पे प्रोटीन है, जो लिपिड है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हो थोड़ा मूव कर सकते हैं, मूव होने के कारण फ्लेक्सिबल है। और इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण एक प्रोसेस होता है एंडोसाइटोसिस। नाम से ही पता लग रहा है, एंडो मतलब अंदर, साइटोसिस मतलब सेल को के अंदर कोई भी कोई भी जो मटेरियल है वो मूव करेगा, वो एंडोसाइटोसिस है। इसका एक एग्जांपल है अमीबा। अमीबा के अंदर जो फूड वो खाता है वो इसी प्रोसेस के द्वारा खाता है, एंडोसाइटोसिस से। जो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अमीबा जो है वो सूडोपोडिया बनाता है, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है, लेग्स बन जाते हैं, तो वो सूडोपोडिया बनाता है अमीबा। तो सूडोपोडिया के कारण जो फूड को एंगल्फ कर रहा है उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जिस प्रोसेस से कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आपको पता है, सबसे पहले ही आपको बता दिया गया था कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट बाउंड्री है। आउटर मोस्ट बाउंड्री है तो ये क्या करेगी, जो भी मटेरियल प्लांट को चाहिए तो उसके लिए क्या करेगी, एंट्री और एग्जिट का काम करेगी। कोई भी मटेरियल जो प्लांट को चाहिए उसके लिए एंट्री और एग्जिट का काम करेगी। और ये क्या करती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल को अंदर की तरफ मूव कर देगी, ऐसा नहीं है कि सभी मटेरियल सेल के अंदर मूव हो जाएंगे, नहीं। ये क्या है, सेलेक्टिवली परमेबल है, सेलेक्ट करके ही भेजेगी। सेलेक्टिवली परमेबल, जिस मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है सेल को वही अंदर जाएगा, बाकी नहीं जाएंगे। और कुछ मॉलिक्यूल्स को, जैसे वेस्ट है, उसको बाहर निकालना है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही सेल से बाहर निकलेगा। ठीक है, अगले लेक्चर में हम करेंगे सेल वॉल के बारे में। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं सेल का स्ट्रक्चर। तो सेल के स्ट्रक्चर में आपको बता दिया था, सबसे पहले आएगी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर सेल वॉल आएगी। सेल वॉल आपको पता होनी चाहिए, प्लांट सेल में होती है, बैक्टीरिया में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियस का। तो मान लो ये सेल है, सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, अंदर न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो गया, अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज हैं, प्लास्टिड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं। अगला जो वीडियो में आपको करवाया जाएगा वो है सेल वॉल के बारे में।